हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIF। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है एक्चुअल में? ये ट्रेडिशनल फंड से डिफरेंट कैसे हैं? कौन कौन से तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे, और कौन लोग इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं? इन जनरल नॉर्मल लेमन में हम AIF की बात नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, हम शेयर्स की बात करते हैं, डिवेंचर्स की बात करते हैं, लेकिन इन जनरल इन्वेस्टर के मुंह से हम AIF का नाम नहीं सुनते हैं। तो ऐसा क्या है कि जनरल लोग AIF के बारे में बात ही नहीं करते हैं? देखो, हमारा जब हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मोड्स जो होते हैं, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, we talk about equity shares, preference shares, we talk about debt securities, like these are the traditional units, these are traditional securities जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और इसे थोड़ा सा अपर वर्जन हम जाते हैं तो हम बात करते हैं, ठीक है यार, हम इनका कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं म्यूचुअल फंड के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास। तो ये सब बातें हमने अब तक सुनी हैं, लेकिन AIF क्या है ये हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि AIF एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली इसको अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट म्यूचुअल फंड। ये वैसे ही एक्ट करता है जैसे कि म्यूचुअल फंड एक्ट करता है, काम करने का तरीका वैसा ही है, लेकिन काम अलग है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज अलग है, इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग हैं। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता, एनी इन्वेस्टर कैन बी देयर, एनी इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जब मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ धन्ना सेठ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? धन्ना सेठ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिच इन्वेस्टर्स ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पूछ रहे मैम ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है कि AIF पे रेस्ट्रिक्शन है कि किसी भी इन्वेस्टर से मिनिमम कितना अमाउंट लेगा। तो AIF मिनिमम मिनिमम ना करके मिनिमम उसको हर इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए तो लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो रहता है दैट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीस। तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इन्वेस्टर इस टाइप के इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। अब यार 1 करोड़ सेविंग, वो भी जिसमें आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो वो तो उसी के पास होंगे जिसके पास 40 50 60 करोड़ रुपए होंगे, तब जाके वो सोच रहा होगा अच्छा ठीक है यार 1 करोड़ की रिस्क ले लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। आज मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो मैं 1000 रुपए की रिस्क ले सकती हूँ, मैं 2000 5000 की रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन मैं 1 लाख पूरे की रिस्क थोड़ी ना ले दूंगी। तो मेरे पास जितना पैसा होता है उसमें से कुछ पोर्शन की मैं रिस्क लेती हूँ। तो AIF वही पोर्शन है जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जो जॉइंट इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि मैं अपने इस रिस्पेक्टिव पैसे के साथ खेल लूँ इन द सेंस कैसा भी हो, डूबे तो डूबे, नए डूबे तो कोई बात नहीं, मतलब रिस्क ले रहा है, वो बहुत हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस में वो रिस्क लेता है। मीन्स ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं हाई रिस्क फंड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वो हाईली रिस्क नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया जाता है, डेट इक्विटी का प्रपोर्शन डिसाइड किया जाता है, और हाईली रेगुलेटेड भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर हाईली रेगुलेटेड। वेयर एज जब मैं AIF की बात करती हूँ तो वहाँ पे सेबी बहुत ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता। रीज़न बिहाइंड सेबी बोलता है भैया धन्ना सेठ है, ऑलरेडी इनको पता है इन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, अब अगर इनको खुद को पड़ी अपना पैसा डुबाने की तो ये इनकी खुद की इच्छा है। देखो क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक्सट्रीम केयर करते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं हम ये बड़े हो गए, अपने डिसीजन खुद ही लेंगे। एग्जैक्टली सेम टू सेम बात है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, भोली भाली जनता, मासूम मासूम लोग छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं,
और ज़्यादा मार्केट के बारे में जानते नहीं हैं। तो वहाँ पे सेबी बोलता है कि हम इनके पैसे से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, इनके पैसे को नहीं डुबाने देंगे, इसीलिए सेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। वेयर एज जब AIF रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे एज सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे, जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ कर सकते हो। मीन्स आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेरिवेटिव्स हाईली रिस्क माना जाता है यहाँ पे डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शंस, इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से इन्वेस्टमेंट करो, किसी ने रोका ही नहीं है, सेबी कंट्रोल ही नहीं करता। सेबी बोलते हैं यार ये बड़े लोग हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, तो ऑब्वियसली इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज करेंगे। ये खुद से वॉलंटरली अपनी रिस्क ले रहे हैं हाई रिटर्न के इंटेंशन से, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये लोग प्रिज्यूम करते हैं, इनको पता है अच्छे से कि इनके पैसे के साथ क्या से क्या बुरा हो सकता है और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इसलिए सेबी इन मामलों में टांग नहीं अड़ाता है। ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उससे डिफरेंट हट करके जो AIF है वो इन जनरल शेयर्स, डिवेंचर्स और इस टाइप की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये स्ट्रेट अवे डायरेक्टली किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, स्ट्रेट अवे हो सकता है कमोडिटीज़ में, कमोडिटीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है, प्राइवेट इक्विटीज़ में होता है, हैज फंड्स इसके अंदर होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स के फंडिंग्स यहाँ पे AIF में पाए जाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने देखा कि AIF में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड और AIF के अंदर। तो AIF लेस रेगुलेटिव, लेस रेस्ट्रिक्टिव एक फंड है। अब देखो रेस्ट्रिक्शंस कम है तो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि सेबी ज़्यादा रेगुलेट कर नहीं रहा। रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिटर्न्स कितना भी मल्टीपल हो सकता है। आज मान लो मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ, से मान लो स्विगी, नया नया आया था, न्यू वेंचर था, आइडिया नहीं था कि किस टाइप से लोगों का रिएक्शन आएगा, है ना। लोग घर बैठे खाना मंगाने में कितने इंटरेस्टेड होंगे। पहले लोगों को ये था कि हमें रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाना है ना, ताकि लीजर टाइम फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड करें। लेकिन अब लोगों का वर्किंग इतना स्केड्यूल हेक्टिक हो गया है, या ऐसा मान लें कि लोगों को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दे प्रेफर कि घर पे शांति से बैठो, कौन पोल्यूशन में बाहर जाएगा पार्किंग ढूंढने का, 1 घंटे तक पार्किंग नहीं मिलेगी। और अब तो हालात ही चेंज हो गए हैं, रेस्टोरेंट जाने में डर लगता है। तो ऐसे में इस टाइप के जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम पॉपुलर हो गए, और स्विगी या अदरवाइज जो भी जोमेटो सब एकदम चल पड़े। तो जिस पर्सन ने इनिशियल लेवल पे स्विगी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैपिटल लगा दी वहाँ पे, तो उसकी कैपिटल के वारे न्यारे हो गए। मतलब जो 10 रुपये का शेयर है वो 1000 रुपये पहुँच जाए, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो कंपनीज में स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैज फंडिंग करते हैं। तो ये फंडिंग्स के जो मोड्स हैं इनमें हाई रिस्क रहता है और रिटर्न्स अनएक्सपेक्टेड रहता है। वेयरएज जब हम बात करते हैं इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, इनमें एज सच बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आज म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हो आप, म्यूचुअल फंड भी सोच समझ के किसी कंपनी के यूनिट्स बाय करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लान्ड वे होता है एकदम, कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्लानिंग होती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क लेने की और रिस्क बेयरेंस की प्लानिंग होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। व्हाट इज दिस? लेट्स सपोज हमारे पास एक AIF है, it can be in the form of trust or company, LLP, body corporate, any kind of formation can be there। तो AIF किसी भी फॉर्म में स्टैब्लिश किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं? सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं। ये कौन से हैं? HNIs। कौन है ये? HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। कौन है ये? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा पड़ा है, बहुत ढेर सारा पैसा। तो धन्ना सेठ हैं सारे के सारे, धन्ना सेठ है ना, एकदम तिजोरियां भरी पड़ी हैं। अभी ये चाहते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटा मोटा रिटर्न मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा पैसा देखा तो और ज़्यादा पैसे की लालच है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि उनका पैसा यूं मल्टीपल्स होएं, रिस्क लेने में इनको डर नहीं लगता। बोले ठीक है ना, कोई बात नहीं, 5 खोखा डूब जाएगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 खोखा लगाया और अगर प्रॉफिट मिला तो डेफिनेटली वो 25 करोड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं यूनिट्स। तो प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है बेसिकली ये।
तो कुछ सेलेक्टेड लोगों से ही फंड्स यहाँ पे रेज किया जा रहा है एआईएफ में। तो इन लोगों ने अपना जो फंड्स निकाल के एआईएफ को दे दिया और एआईएफ अब क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एआईएफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो इन 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एआईएफ इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये 3 क्या क्या कैटेगरीज हैं अभी हम 1 बाय 1 आगे पढ़ने वाले हैं। हैव पेशेंस, थोड़ी शांति रखें, पहले समझते जाएं स्टेप बाय स्टेप कि एआईएफ अब हुआ क्या। तो लेट्स डिफाइन एआईएफ। एआईएफ इज अ ट्रस्ट कंपनी एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इट डज, प्राइवेटली पूल्ड फंड्स को कलेक्ट करता है। प्राइवेटली पूल है, पूल मतलब कलेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे फंड्स को कलेक्ट किए जाते हैं प्राइवेटली और उस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एआईएफ की स्कीम्स के अंदर। यहाँ पे 3 कैटेगरीज की एआईएफ स्कीम्स होती हैं, एआईएफ 1, 2 एंड 3। इनके नेचर एंड वर्किंग के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट किया है। इवन इसके अंदर भी सब कैटेगरीज बना रखी हैं। एआईएफ 1 में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 2 में भी कैटेगरीज है, 3 में भी कैटेगरीज हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने फॉर्म कर रखी है। एआईएफ कैटेगरी 1, 2 और 3 पे आगे मूव ऑन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एआईएफ कौन नहीं है। इसके ना जो मैंने अभी प्रोसेस दिखाई, ये प्रोसेस सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। मैम म्यूचुअल फंड भी तो ऐसे ही काम करता है, लोगों से पैसा पुल करता है और इन्वेस्ट करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, म्यूचुअल फंड बहुत हार्डली रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे आप हर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो और यहाँ पे एक स्मॉल इन्वेस्टर भी, एक बेचारा इन्वेस्टर, उसके पास छोटा से छोटा अमाउंट 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकता है। लेकिन एआईएफ में ऐसा नहीं है। एआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे एआईएफ जो ट्रस्ट है इनके एम्प्लॉयज़ उनके लिए 25 लाख की लिमिट दे रखी है। बट नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट दे रखी है। मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दैट इज़ द बिग जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और एआईएफ में। सेकंड जो मेजर डिफरेंस रहता है, एआईएफ जो है एकदम रिलैक्स्ड है, लिबरल है, जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करें। तो जो इसके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज यहाँ पे दे रखे हैं वो बहुत ही लिबरलाइज्ड हैं, वेयर म्यूचुअल फंड में इतने लिबरलाइज नहीं होते। वहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के। एआईएफ रेगुलेशन 2012 से रेगुलेट होता है बट कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड है, ज़्यादा एकदम हाथ पैर नहीं मारे हैं सेबी ने इसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि किस किस को एआईएफ नहीं बोला जाता, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो एआईएफ में फॉल नहीं करेंगे। देखो ऐसे बोलो, ऐसा फंड जो सेबी के किसी स्पेसिफिक रेगुलेशन में फॉल करता है। देखो इन शॉर्ट समझा रही हूँ, ऐसा फंड जो सेबी की किसी स्पेसिफिक रेगुलेशन में फॉल करता है बॉस वो एआईएफ नहीं है, जिसके लिए स्पेशल रेगुलेशन बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में आपने ट्रस्ट बना रखा है और उसके थ्रू आप कोई शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है ना, वहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉस आप इशू कर रहे हैं, तो वो सब सेपरेट रेगुलेशन में रेगुलेट किया जाता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन एआईएफ। तो लेट्स सी, फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एआईएफ। नंबर वन फैमिली ट्रस्ट set up for the benefits of relatives as defined under कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट में रिलेटिव्स की एक डेफिनेशन दे रखी है। तो उन रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए अगर आपने कोई फैमिली ट्रस्ट बना दिया है कि भैया यहाँ पे हम फैमिली के लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा पूल कर रहे हैं प्राइवेटली और वो पैसा फिर हम आपस में मिलजुल करके इन्वेस्ट कर देंगे, तो ऐसा सिर्फ फैमिली वालों के लिए। लेकिन एआईएफ में सिर्फ फैमिली से थोड़ा ना पैसा आता है। आज मान लीजिए रतन टाटा जी है ना, टाटा जी जो हमारे हैं, और बिरला जी है ना, अंबानी जी, अडानी जी, ये बड़े बड़े जो हमारे इन्वेस्टर है, जॉइंट धन्ना सेठ जो हैं, एक ही फैमिली के हैं क्या? है क्या? नहीं ना, सबकी फैमिली अलग अलग है ना। तो ये लोग अगर कंबाइंडली पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो फैमिली ट्रस्ट थोड़ा बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? एआईएफ में जाएंगे, डेफिनेटली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू। नंबर 2 बोलता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो आपकी स्कीम्स हैं, ईसॉप्स ट्रस्ट जो बनते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में, नाम तो सुना ही होगा शायद आप लोगों ने, सुना है क्या? पढ़े थे ना ये चैप्टर हम, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम वंस अपॉन अ टाइम। हाँ जी, तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पे जो ट्रस्ट सेटअप किया जा रहा है दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एआईएफ, उसके सेपरेट रेगुलेशन है। या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेचुटी ट्रस्ट
सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी वेलफेयर ट्रस्ट सेटअप किया हो तो वो एम्प्लॉय का है ना, एम्प्लॉय का। वो कहाँ है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, थोड़ा रिस्क थोड़ा ले लोगे उस पैसे के साथ। एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, आपने उसको पैसे लगा दिया डेरिवेटिव में, लॉस हो गया, आप एम्प्लॉय को बोल रहे हो देखो जी आपके रिटायरमेंट तो आई है लेकिन हम क्या ही करें, वो पैसा डेरिवेटिव में था, डूब गया है। तो हम लोग बोले मेरे रिटायरमेंट पैसे के साथ रिस्क ले लिया, इससे कैसे कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सारे ट्रस्ट जो हैं ये अलग रेगुलेटेड होते हैं, वो एआईएफ में फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 46। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिस इज नॉट सबसेक्शन, दिस इज क्लॉज, बट अभी है ना सेबी को पता नहीं है कि यहाँ पे क्लॉज आता है, बट मैंने जानबूझ के इसको हटाया नहीं क्योंकि रेगुलेशन में तो यही लिखा हुआ है ना, बट दिस इज क्लॉज। चलिए, अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फंड मैनेजर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट रेगुलेटेड अंडर स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ऐसा कोई भी ट्रस्ट जो स्पेसिफिक रेगुलेशन में फॉल करता है डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं आएगा। या फिर फंड मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड सरफाईसाई एक्ट के अंदर ना, सरफाईसाई नाम सुना है, सिक्योरिटाइजेशन ये सुना तो होगा ही। तो दैट मीन्स सिक्योरिटाइजेशन के अंदर अगर सेटअप है, सिक्योरिटाइजेशन के अंदर अगर सेटअप है फंड का, तो वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का सेटअप है ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहाँ से हो गया। तो इम्प्लाइड सी बात है, जो भी फंड जो भी ट्रस्ट सेटअप किया है किसी स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस में, तो वो कतई एआईएफ नहीं माना जाएगा। एंड एनी सच पूल ऑफ फंड्स विच इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन इंडिया, काम तमाम। तो लास्ट में इन्होंने सम अप कर दिया जो हम स्टार्टिंग से सारे नाम कथा गा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे ट्रस्ट हैं जो यहाँ पे फॉल नहीं करेंगे। फैमिली ट्रस्ट हो गए हमारे, फैमिली ट्रस्ट। नंबर 2 एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, या फिर होल्डिंग कंपनीज हमारी हो गई, या फिर सिक्योरिटाइजेशन वाले सिक्योरिटीज वगैरह है ना, या फिर सिक्योरिटाइजेशन सरफाईसाई एक्ट में कोई फॉल कर रहा है, या फिर पूल ऑफ फंड्स जो है किसी भी अदर एक्ट में। और म्यूचुअल फंड तो स्ट्रेट अवे इन्होंने डायरेक्टली मना ही कर दिया कि म्यूचुअल फंड तो इसमें आएंगे ही नहीं। यहाँ तक आई गेस डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन म्यूचुअल फंड्स हैं और प्राइवेटली पूल करते हैं फंड्स को और एआईएफ के डिफरेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से ये जो कुछ लोग मेंशन किए गए हैं, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, वो लोग एआईएफ नहीं माने जाएंगे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि एआईएफ की कैटेगरीज कौन कौन सी। 3 कैटेगरी की बात की थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में कौन कौन से एआईएफ फॉल करेंगे, अभी नाम बता रही हूँ, 1 बाय 1 सबका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले नाम देख लो कि एआईएफ कैटेगरी 1 में कौन कौन फॉल करते हैं। स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज वेंचर्स, social ventures, SMEs, small and medium enterprises, infrastructure या other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable। तो जहाँ पे गवर्नमेंट खुद लगी पड़ी है कि प्रमोट करो ये सेक्टर डेवलप होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट खुद चाहती है, ऐसे कोई भी सेक्टर्स। एंड शेल इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड। अब देखो सुनो, ये जो ऊपर नामकरण पड़े हैं उसी के फंड हो गए। अर्ली स्टेज वेंचर बोला था तो वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एसएमई बोला था तो एसएमई फंड हो गया, सोशल वेंचर बोला था तो सोशल वेंचर फंड हो गया, है ना, अलग से कुछ याद नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बोला था तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, और सच अदर एआईएफ्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो जो ऊपर आपने सारे नाम पढ़े थे उन्हीं के फंड आगे जोड़ लो। तो कौन कौन लोग यहाँ पे फॉल किया, नंबर 1 स्टार्टअप्स के या वेंचर कैपिटलिस्ट, ये अर्ली स्टेज और स्टार्टअप एक ही बात होती है ना, तो इनके फंड्स है तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स हो गए हमारे। या फिर नंबर 2 कौन सा हो गया हमारा, एसएमई फंड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, और या फिर गवर्नमेंट जिनको भी चाहती है ऐसे कोई भी एरिया जिसमें गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, तो वो सारे फंड्स इस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में फॉल करेंगे। दिस इज कॉल्ड एआईएफ 1, एआईएफ 1, ठीक है। अच्छा, अब एआईएफ 2 जो है ना कैटेगरी, तो इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले एआईएफ 3 की पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेज फंड्स। कैटेगरी 3 में कौन से फॉल करते हैं, हेज फंड्स फॉल करते हैं। अब ये हेज फंड्स क्या होते हैं, इतनी डिटेलिंग आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे हम स्किप करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, बस वही हम देख लेते हैं।
तो विच एम्प्लॉय डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड मे एम्प्लॉय लीवरेज इंक्लूडिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट, बेसिकली हेज का मतलब समझते हैं रिस्क को रिड्यूस करना, रिड्यूस रिस्क। देखिए जैसे इंटरनेशनल आप ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। अब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं इंडियन इशूअर को। आज मान लीजिए इंडियन इशूअर जो है वो लेट्स अज्यूम वो FCCB इशू कर रहा है, तो या फिर FCEB इशू कर रहा है, या फिर ADR GDR या अदरवाइज कोई भी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी वाली इशू कर रहे हैं, और उसको ये पता है कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इनका रिडम्पशन करना पड़ सकता है। कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा कंपलसरी नहीं, और अगर ADR GDR है तो उनमें वो पैसा ले लेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हाईली रिस्क है, पता नहीं फ्लक्चुएशन किस लेवल पे पहुंचे। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जनरली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है हेज फंड्स में किया जाता है। तो हेज फंड बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट का होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जहाँ पे हाई रिस्क, हाई टेक्नोलॉजी, सब कुछ हाई हाई रहता है, हाई लॉस ऑफ कोर्स। तो वो फंड्स कौन से होते हैं, हमारे हेज फंड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरियाज दे रखे हैं, दैट्स इट, है ना। देन उसके बाद कैटेगरी 2 की हम बात करें, ये बोलता है जो 1 और 2 में दोनों 1 और 3 में फॉल नहीं करता वो कैटेगरी 2 में फॉल करता है। जो 1 और 3 दोनों में फॉल नहीं करता वो कौन करता है, कैटेगरी 2 में फॉल करता है। तो 2 में कौन फॉल करता है, लेट्स सी। Those which does not fall in category 1 and 3 and which does not undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirements and as permitted in the AIF regulation। जो leverage लेते हैं as permitted, अब देखो इसका अंदर लेते तो हैं leverage, फालतू बकवास की है, leverage नहीं लेते हैं in general लेकिन as permitted, मतलब जहाँ permitted है वहाँ लेंगे ना leverage, obviously यहाँ पे leverage होता है लेकिन permitted leverage होता है। अच्छा, इसमें जो funds आएंगे वो private equity आएंगे और debt funds आएंगे। कौन से, प्राइवेट इक्विटी एंड डेट फंड्स। ये किस में फॉल करते हैं, कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में कौन से फॉल करेंगे, हेज फंड्स। और कैटेगरी 1 में कौन है, SME वाले, है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले हो गए, है ना, या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हो गए, या गवर्नमेंट जिस रेस्पेक्टिव एरिया को डेवलप करना चाह रही है तो वहाँ पे मोटिवेशन देखिए, आओ आओ पैसा इन्वेस्ट करो, ऐसा करके, है ना। बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अंबानी जी को बोल दिया मोदी जी ने कि अंबानी जी ये सेक्टर हमारा बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, आप पैसा लगाओ यहाँ पे। अंबानी जी के पास पैसे की क्या ही कमी है। मोदी जी बोलेंगे कि भैया 4000 करोड़ लगा दो तो अंबानी जी बोलेंगे ये लो 4000 करोड़, कौन सी बड़ी बात है ना। या टाटा जी को बोला जाएगा तो टाटा जी बोले अरे ठीक है, इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 1000, 500, 1500, 2500 करोड़ कौन से बड़े बात है, ये लो, ठीक है ना। तो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मोटिवेट कर रही है AIF1 हेज फंड, रिस्की फंड्स, जहाँ पे आप अपने रिस्क को रिड्यूस एलिमिनेट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज 3 एंड दोनों में फॉल नहीं करता। तो 2 है AIF2, दैट इज ऑफ प्राइवेट इक्विटी या फिर डेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन लिखी जरूर है कि एज परमिटेड इन द AIF, इसका मतलब समझ लेना परमिटेड तो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे समझने वाला जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स है हमारे लिए, तो सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइवेट इक्विटी फंड आखिरकार है क्या, क्या बोलना चाह रहा है प्राइवेट इक्विटी से। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्राइवेट इक्विटी। पहले डेफिनेशन देते हैं फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको। Private equity is a type of equity finance, and one of the asset class that are not publicly traded on stock exchange. That asset class that is not traded publicly on stock exchange. Say, let's assume आज आपने सपोज करिए कोई एक कंपनी है जो अभी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रही है, या अभी स्टार्टअप हुई है, या फिर अभी मान लीजिए वो कंपनी जो है अभी बहुत ही लोअर लेवल पे है, और उस लेवल पे
हम उसको फंडिंग करना चाहते हैं, अभी उसके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, या अगर होंगे तो हम उसको प्राइवेटली कर लेंगे। देखो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव समझना, इनका मतलब इनका पर्पस क्या होता है, ये जाएंगे कंपनी का पूरा एक्विजिशन कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारी कैपिटल एक्वायर कर लेते हैं, जिससे बाहर वाले लोगों का चूं चौपड़ ना हो। चूं चौपड़ नहीं चाहिए भैया, बाहर के लोग इंटरफेरेंस करते हैं, हमें समझ नहीं आता, दिमाग घूम जाता है। तो हम अपने तरीके से कंपनी को ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, और एक उस लेवल पे ले जा करके पहुंचाएंगे कंपनी को कि कंपनी अब इतनी बढ़िया हो गई है कि लोग पागलों की तरह उसके शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है। से लेट्स अज्यूम, देखो मान लो, अज्यूम करो मेरा एक्सपर्टी है एयरलाइंस में, आई एम टू गुड इन एयरलाइंस, है ना, मुझे सारे नॉलेज है एयरलाइंस की, ऐसा मान लेते हैं। तो कॉमर्स वॉमर्स से नहीं हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मुझे बहुत पता है एयरलाइंस में कैसे कैसे, और बिजनेस तो एकदम ऐसा दिमाग चलता है पूछो ही मत, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। और मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, एकदम बाप दादा एकदम छोड़ के गए थे 10-50 हज़ार करोड़। अब मैं सोच रही हूँ कि आजकल ना एयरलाइंस बहुत लॉस में चल रही है, बहुत सारी एयरलाइंस लॉस में चल रही है ना। व्हाट आई एम प्लानिंग कि जो एयरलाइंस बहुत लॉस में चल रही है और अगर लिस्टेड है, तो ना बार बार आकर के पब्लिक इन्वेस्टर पूछते रहेंगे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, जीने नहीं देते, बार बार पूछ को उंगली करते रहते हैं। हम कुछ करना भी चाहें ना, कुछ बेटर करना चाहे, तो पहले वो उंगली कर देंगे और पहले बोलेंगे कि ये ना ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये बेस्ट टाइमिंग है, दिस इज द बेस्ट टाइम। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उस पूरी कंपनी को खरीद लूं। कैसे खरीदूं, उनके अगर शेयर्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी, तो पहले अनलिस्ट कराने, डीलिस्ट करा दें उनको, पब्लिक को जाने दो, पहले जाने दो, उनका पैसा दो। मैंने क्या किया, स्ट्रेट अवे उस एयरलाइंस में बल्क पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके उन सबको बाहर निकाल दिया। अब इस पे एकमात्र किसका कंट्रोल चलता है, मेरा। आई विल मेक पॉलिसीज, आई विल मेक प्लान्स, आई विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। मैं देखूंगी कंपनी किस तरह से प्रॉफिट में जा सकती है। आई विल वर्क फॉर दैट कंपनी फॉर 4-5-6-7 ईयर्स, जितने साल मुझे लगेंगे उसको ग्रोथ और डेवलप करने के लिए, तो मैं उतने साल तक उस कंपनी का मैनेजमेंट, कंट्रोल, सब कुछ देखूंगी। और जिस दिन मुझे लगेगा कि ऑल सेट है, अब फाइनली वापस से कंपनी के शेयर्स को इशू करेंगे, लिस्ट कराएंगे और अपना पैसा लेकर के गायब हो जाएंगे। दिस इज व्हाट जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं वो वर्किंग करते हैं। बेसिकली इनका इंटरेस्ट होता है कंपनी के बिजनेस में, तो ये कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। और इन जनरल जो प्राइवेट इक्विटी होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, मोस्ट लाइकली वो एक्सपर्ट्स होते हैं उस रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, जो एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट है, कर लेंगे, देख लेंगे, हम जो भी कंपनी में गाड़ी के सब सुधार देंगे, वी आर टू मच कॉन्फिडेंट। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, दैट इज नोन एज प्राइवेट इक्विटी, दैट इज नोन एज प्राइवेट इक्विटी। लेट्स सी, private equity is essentially a way to invest in some assets that is not publicly traded, or to invest in a publicly traded asset which the intention to make it private. Clear cut. या तो पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है, या तो उसके शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है, या तो ऑलरेडी अनलिस्टेड कंपनी है, या तो प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स अनलिस्टेड हैं, और या फिर लिस्टेड हैं तो हमारा क्लियर कट इंटेंशन है हम डीलिस्ट कराएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पूरा का पूरा एंटायर कंपनी का कंट्रोल एक्वायर करेंगे, कंपनी में जो जो तामझाम मचाना है, जो भी कुछ करना है इधर उधर, वो सब करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए, अनलाइक स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स यूजुअली इन्वेस्ट in more illiquid assets, that is of companies. कंपनी को ही खरीद लेते हैं लोग, शेयर खरीदते हैं, शेयर नहीं खरीदते हैं कंपनी। शेयर खरीदना इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप सिंपली कर सकते हो, मार्केट में टेक ओवर करोगे, आप मर्जर वर्जर करा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां, आज रिलायंस है, टेक ओवर कर सकती है ना, बट दे आर नॉट डूइंग टेक ओवर, दे आर नॉट डूइंग टेक ओवर। वो शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, वो स्ट्रेट अवे कंपनी को ही खरीद रहे हैं। एंटायर कंपनी जो है, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रह रहा है, लेकिन कंपनी में इतना बल्क इन्वेस्टमेंट उन्होंने डाला है जिसकी वजह से सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारा का सारा मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में आ गया है। By purchasing companies, the firms gain access to those assets and revenue sources of the company which can lead to very high returns on investment. और जिस दिन वो बेच के निकलेंगे उस दिन वो इतने पैसे बनाएंगे, इतने पैसे बनाएंगे, अगर उनका आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है। Another feature of private equity transaction is their extensive use of debt in the form of high yield bonds. Extensive use of debt, debt भी यूज करते हैं यहाँ पे, मीन्स वो लोग फंडिंग करने के लिए बोरिंग्स भी करते हैं, फंडिंग करने के लिए बोरिंग्स भी
करते हैं। देखो अभी अभी प्राइवेट इक्विटी के लिए क्या बोला था इसने, AIF 2 में फॉल करता है ना ये AIF 2, जिसमें क्या बोला था इसने कि लिवरेज नहीं करते, है ना। लेकिन एज परमिटेड तो यहाँ पे लिख दिया ना, डेट हाईली यील्ड बॉन्ड हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, बोरोइंग लेकर के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिल्कुल अलाउड है, कतई यहाँ पे मना नहीं है। By using debt to finance acquisition, private equity firms can substantially increase their financial returns. Private equity consists of investors and funds that make investment directly into private companies or conduct buyouts of public companies that result in delisting of public company. Now what it says, say let's assume I do have great exposure in that respective field. I know कि उस कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, आई नो एवरीथिंग, बट मुझे पता है आज मैं कोई भी एयरलाइंस को खरीदने जा रही हूँ तो नाना करके 5,000 करोड़ में आएगी। कंपनी खरीद रही हूँ ना भाई, शेयर थोड़ी ना खरीद रही हूँ कि मैंने इतने परसेंटेज शेयर, कंपनी खरीद रही हूँ। अब पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है मुझे 5,000 करोड़ चाहिए। ऑल्दो आई एम HNI, ऑल्दो मैं बहुत जाइंट हूँ, लेकिन स्टिल 5,000 करोड़ है यार, मजाक थोड़ी ना है, मेरे पास 1,000 करोड़ ही है। आई डू हैव 1,000 करोड़ ओनली। 4,000 कहाँ से आएंगे, 4,000 रुपये नहीं, 4,000 करोड़ कहाँ से आएंगे, तो मैं उसके लिए बोरोइंग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, बोरोइंग कर रही हूँ। तो मैं बोरोइंग करके अपना टोटल अमाउंट 5,000 करोड़ बना लूंगी और उस एयरलाइन को खरीद लूंगी। आप सोचो रिस्क कितना जबरदस्त है। लोन ले करके इन्वेस्ट किया, अब अगर फ्लॉप हुआ आइडिया तो 4,000 करोड़ मुझे तो चुकाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आइडिया हिट रहा तो सारा प्रॉफिट अकेला मेरा, क्योंकि 4,000 करोड़ पे सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगी, सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं देना है। तो मेरा 1,000 करोड़ से हो सकता है मेरा 25,000 करोड़ बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पे तो 4,000 ही करने हैं, उस पर जो भी रिटर्न होगा वो सब अकेला मेरा। तो यहाँ पे हाई रिटर्न्स यू कैन एक्सपेक्ट। द मेजर ऑफ प्राइवेट इक्विटी कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, कतई नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू किया जाता है, यस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स से वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। माइट भी आपकी मॉड्यूल में कहीं एक लाइन लिखी हुई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर देते हैं, पता नहीं वो कैसे लिखी हुई है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर किया जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज इन द वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया यहाँ पे 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। हु कैन कमिट large sum of money for long period of time, private equity investment often demand long holding period to allow for a turnaround of distressed company। एकदम मेकओवर, कंपनी का मेकओवर कर रहे हो भैया, आजकल मेकओवर का वैसे ही जमाना है, इंसान कैसे दिखता है और कैसा भैया मेकअप वेकअप करके पता नहीं क्या ही बन जाता है। तो कंपनी का मेकओवर कर रहे हो तो एक दिन में तो होएगा ही नहीं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसमें पैसा लगाएं, बाकी लोग सोचे भी नहीं। और लिक्विडिटी इवेंट सच एज IPO और सेल ऑफ पब्लिक कंपनी। जनरली द प्राइवेट इक्विटी फंड रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस विद डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लाइक पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, इनके पास बहुत फंड है इनके पास, पेंशन फंड्स बहुत फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे क्या करता है AIF, इनसे पैसा लेता है और इनसे, ये इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इनसे पैसा लेकर के फाइनली प्राइवेट इक्विटी किया जाता है। आई गेस यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। AIF क्या है, कौन AIF नहीं है। 3 कैटेगरीज AIF की हम बात करें, AIF 1, 2 एंड 3। 1 में सेपरेट कैटेगरीज हैं, SME, वेंचर कैपिटलिस्ट और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब। देन कैटेगरी 3 में हेज फंड्स हैं और कैटेगरी 2 में आपके प्राइवेट इक्विटी फॉल कर रही है। तो प्राइवेट इक्विटी क्या है, अभी हम उसी का मीनिंग समझ रहे थे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी पे। प्राइवेट इक्विटी क्या है ये हमें समझ में आ गया कि हम ऐसी कंपनी जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और मतलब ऑब्वियसली कंपनी खरीदना थोड़ा ना पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसके शेयर अवेलेबल होते हैं, या फिर अगर उसके शेयर्स लिस्टेड हैं तो उसको हम अनलिस्ट करा देंगे, डीलिस्ट करवा देंगे। तो ऐसा कुछ आप कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट प्राइवेट इक्विटी। अब प्राइवेट इक्विटी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइवेट इक्विटी कौन से AIF का पार्ट है, AIF 2।
इस प्राइवेट इक्विटी के भी 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. नंबर 1 लीवरेज बाय आउट, नंबर 2 वेंचर कैपिटल एंड नंबर 3 ग्रोथ कैपिटल. व्हाट? लीवरेज बाय आउट. लीवरेज मतलब लोन, बोरोइंग. लोन लेकर के, बोरोइंग करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया. जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एयरलाइंस का, जिसमें हम बोरोइंग करके 4,000 करोड़ जो है बोरो करके और 1,000 करोड़ मेरा मिला करके मैंने 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया. एक चीज़ याद रखना, ऐसा इन्वेस्टमेंट आप उसी बिजनेस में करोगे जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस होगा, जिसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है एंड यू आर श्योर कि वो चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी, तो ही आप इतनी बड़ी रिस्क लेते हो. आप कभी भी वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो एकदम न्यू वेंचर्स हैं, अभी सेटअप हो रहे हैं, एकदम लोअर लेवल पे हैं, ऐसे वेंचर कैपिटल में कभी भी कतई आप लीवरेज बाय आउट नहीं करते हो. ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है. आपने लोन ले लिया, फंस गए तो गए काम से, वो लोन कैसे चुकाओगे? तो इतना बड़ा रिस्क भी आप नहीं ले सकते. तो इन जनरल जो एलबीओस की बात करते हैं, लीवरेज बाय आउट्स की बात करते हैं, वो ऑलरेडी कंपनी स्टैब्लिश्ड होती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से लॉसेस में चल रही है. उनको आइडिया नहीं कैसे काम करना चाहिए, तो उसके मैनेजमेंट को लात मार के बाहर निकाल देंगे, खुद मैनेज करेंगे, देन उसके बाद वापस से कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाएंगे. तो ऐसी कंपनीज में बोरिंग ली जा सकती है. वेयर एज वेंचर कैपिटल अभी एकदम सीड लेवल पे है, एकदम नई कंपनी है, पता नहीं किस लेवल पे पहुंचेगी, लोगों का रिएक्शन क्या होगा. तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी में आप कभी भी लिवरेज नहीं लेते हैं. एंड थर्डली जो होता है ग्रोथ कैपिटल होती है. तो ग्रोथ कैपिटल से हमारा क्या मतलब होता है, जो कंपनी अभी स्टैब्लिश है, लेकिन अभी मान लो कंपनी बड़े लेवल पे थोड़ा सा बिजनेस करना चाह रही है, लेकिन आईपीओ नहीं लाना चाहती है, आईपीओ लाने में बहुत झंझट है, वो चाहती है कि मुझे कहीं प्राइवेटली ही फंड्स अरेंज हो जाएं, दैट वुड बी मच बेटर. और इससे क्या होता है, दोनों के लिए फ़ायदा होता है. पहला फ़ायदा, आईपीओ में जाओगे, सेबी के डंडे खाओगे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, एडवर्टाइजमेंट, प्री इशू, पोस्ट इशू, कितने नाटक है यार, कितने इंटरमीडिएट, फलाना ढिमकाना, पूछो ही मत. क्यों करें ये नाटक? तो जितना कॉस्ट कंपनी इन सब तामझाम पे करती खर्चा, तो बेटर है ये अमाउंट का रिटर्न दे दो यार किसी इन्वेस्टर को, ज़्यादा खुश हो जाएगा. तो एआई बोलता है मुझे ज़्यादा रिटर्न दे देना यार, ज़्यादा रिटर्न दे दो, हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ग्रोथ कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इट सेज. Leverage buyout. This refers to a strategy of making equity investment as part of a transaction in which a company, business unit or business asset is acquired from the current shareholders, typically with the use of financial leverage. Financial leverage borrowing के through आपने किसी कंपनी की assets, financial assets को acquire कर लिया है, that is called leverage buyout. The companies involved in this type of transaction are typically more mature and generate operating cash flows. देखिए अगर एकदम लोअर लेवल पे होगी तो पता नहीं कब तो बढ़ेगी, कब प्रॉफिट आएगा, कब क्या होगा. लोन पे इंटरेस्ट चला जा रहा है, आप तो बाबा जी बन जाओगे. तो इसलिए क्या होती है, क्वाइट मैच्योर कंपनीज होती हैं, तो इसलिए लोन लेने में हमें ज़्यादा डर भी नहीं लगता. हमें पता है यहाँ 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, 4-5 साल में कंपनी में इमीडिएटली, अभी देखो ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है जीरो लेवल पे है कंपनी, डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. तो जब ऑपरेशन ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो ऐसे में बस लॉसेस हो रहे थे, ढंग से काम नहीं हो रहा है, वही तो ठीक करना है, तो वहाँ पे लोन लेना इज नॉट दैट मच रिस्की. वेयरएज वेंचर कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, तो ये कंपनीज न्यू कंपनीज हैं. It is a broad subcategory of private equity that refers to equity investments made typically in less mature companies for the launch, early development या expansion of the business. तो early development के लिए जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है, वेंचर कैपिटल होता है. आज आप कोई भी प्लान, मान लीजिए आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और धीरे धीरे उसको लॉन्च करना स्टार्ट किया. आप व्हाट्सएप देख लीजिए, है ना, खरीद लिया ना स्ट्रेट अवे फेसबुक ने, तो व्हाट्सएप डेवलपर ने डेवलप किया, छोटा मोटा उन्होंने अपना नेटवर्किंग बनाया, और फिर जैसे लगा कि हाँ फेसबुक को कि अब कंपनी जो है ये अच्छा कुछ कर सकती है, बिजनेस अच्छा जाएगा, एक्वायर कर लिया. गूगल ऐसे बहुत सारे बिजनेस एक्वायर कर लेती है. तो आप कोई भी इस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में छोटा मोटा कैपिटल आपने लगाया, छोटा मोटा आपने कुछ इन्वेंशन किया, लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते, बहुत ज़्यादा अपना जो है एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आपको वेंचर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. एंड लास्टली ग्रोथ कैपिटल इज़ व्हाट, दिस रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मोस्टली माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट in the company that are looking for capital to expand
और रीस्ट्रक्चर ऑपरेशंस, एंटर न्यू मार्केट्स और फिनेंस मेजर एक्विजिशन विदाउट अ चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो इस टाइप के लोग कतई नहीं चाहते कि हमारा मैनेजमेंट चेंज हो, कंट्रोल चेंज हो। बोलते हैं हमें पब्लिक से पैसा लेना था, वो पब्लिक से पैसा हम आपसे ले रहे हैं, मैनेजमेंट हमारा सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ एक्सपेंशन करना है, मैनेजमेंट हम अपने तरीके से ही करेंगे। तो उस टाइप की कंपनीज में जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है प्राइवेट इक्विटी के फॉर्मेट में, दैट इज ऑफ ग्रोथ कैपिटल। तो प्राइवेट इक्विटी 3 तरीके से फंडिंग की जा सकती है। लीवरेज बाय आउट किया जा सकता है, वेंचर कैपिटल हो सकता है, या फिर ग्रोथ कैपिटल हो सकती है। तो इन तीनों के पर्पस अलग अलग है, लेकिन तीनों में अगेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उस रेस्पेक्टिव कंपनी का कुछ पोर्शन हम एक्वायर करते हैं, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल एक्वायर होता है। ग्रोथ कैपिटल में ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कंट्रोल तो होगा क्योंकि कैपिटल का पोर्शन कम रहता है, तो इसलिए डेफिनेटली कुछ पोर्शन तक ही कंट्रोल रहता है। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का कुछ बेसिक हमने आज सीखा। एआईएफ क्या है, देन एआईएफ के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन एआईएफ नहीं होता है, और साथ ही में हमने सेकंड जो एआईएफ है उसका प्राइवेट इक्विटी आज अंडरस्टैंड किया और उसके भी 3 डिफरेंट टाइप्स देखे। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।